नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको ज्ञात है कि इससे पूर्व हमने भाग एक सीरीज के अंतर्गत हमने सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान को अभी कवर किया हुआ है। अब हम भाग आपके सामने 2 लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये जो पेपर मैं हल करने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड पुलिस एग्जाम जो आज हुआ है लिखित, उसका ये पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। आप लोग अपना पेपर इससे मिला सकते हैं और ये देखिएगा कि आपके कितने नंबर इससे मिल रहे हैं। इस पेपर के माध्यम से जो पेपर मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ वो सीरीज 1 है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने जो सीरीज लेके आया हूँ, जो भाग लेके आया हूँ वो भाग 2 के अंतर्गत 50वें नंबर के प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ेंगे। 50 नंबर के प्रश्न हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। देखिए इसमें 50 नंबर वाले में ये कह रहा है, यदि धन का अर्थ गुणा का अर्थ यदि माइनस या घटाना होता है, या फिर भागा का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ भागा, तब क्या होगा आपको बताना है। इसमें दिया हुआ है 175 माइनस 25 भागा 5 प्लस 20 गुणा 3 प्लस 10। अब का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, लेट अस अगर बताना है। देखिए इसमें जो दिया है, ए दिया है 77 दिया है, बी दिया है 160 दिया है, और सी दिया है 240 दिया है, और डी दिया है 2370 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करूं तो जो मैं आप लोगों को जो पूरा पेपर हल करा रहा हूं उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको ऑप्शन इसका राइट आंसर बता देता हूं। देखिए 50वें नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर की बताऊं, ऑप्शन ए होगा इसका 77, ये इसका आंसर राइट होगा। अब बात करते हैं 91वें नंबर का प्रश्न की बात करें। देखिए इसमें जो लुप्त संख्या ज्ञात करनी, लुप्त संख्या इसमें क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। देखिए आपको दिया हुआ है, मैं जो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है वो उसी का ही आपका डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। देखिए अब इसमें कौन सी संख्या विलुप्त है ये दिखाना है। देखिए इसमें 9 दिया हुआ है, 7 दिया है, 5 दिया है और 4 दिया है। अब बीच में क्या आएगा ये आपको बताना है, विलुप्त संख्या। अगर इसका सही आंसर बताऊं तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी का 73, यहाँ पर आपका 73 आ जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ये किया है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। मैं आशा करता हूं कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत या परिश्रम किया हुआ है तो उनको उनका जो परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 52वें नंबर का प्रश्न। 52वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी। देखिए एक डेस्टिनी पॉइंट से, अब देखिए ये पॉइंट दिया है, यहां पर एक कार है। देखिए ये कार है, ये कार जो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से क्या करती है, ये जाती है। अब ये औसत के हिसाब से ये औसत की स्पीड से ये जाती है। ठीक है, और 90 किलोमीटर, ठीक है, अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये वापस आती है, अब वापस आती है तो औसत चाल इसमें पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रहेगी इसके ये बताना है। तो दोस्तों 52वें नंबर का जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये क्या कर रही है, चल रही है। ठीक है, अब 53वें नंबर का प्रश्न अगर मैं बताऊं दोस्तों, 53वें नंबर के उसमें कह रहा है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, ये डी ए बी सी डी ई ये दिए हुए हैं। देखिए इनमें कौन सा
सबसे लंबा है ये आपको बताना है दोस्तों। अगर इसमें आप देखोगे, इसमें दिया हुआ है ए, डी और ए और सी से लंबा है, या फिर बी जो दिया हुआ है, जो सेकंड ऑप्शन दिया है उसमें बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इसका डी। ठीक है, 53वें का डी होगा, ई सबसे क्या है, लंबा है इसमें। अब 54वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 54वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 54वें नंबर में कह रहा है कि जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखा रही है, तो सही टाइम क्या होगा? देखिए हमने एक घड़ी बनाई 12, यहां पर 3, 6, 9, ठीक है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, ये जो घड़ी दिखा रही है 8:30 का टाइम दिखा रहा है, ठीक है। ये घड़ी का जो कांटा दिखाई दे रहा है ये सर। अब सही टाइम आपको बताना है कि क्या होगा। समतल दर्पण पर अगर हम देखेंगे तो अगर हम इसका उल्टा प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, आप इसका सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनाओगे तो ये 3:30। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो देखिए, ये उल्टा करोगे तो ये आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 9, और यहाँ पर आपके 12, ये इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से 3:30 का समय ये दिखाएगा। 3, 12, 3, 6, ये 9 जो ये दिखा रहा है, ये इस प्रकार से क्या दिखाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ 8:30 दिखा रहा है तो यहाँ पर 3:30 का समय ये दिखाएगा, ठीक है। अगर आपका जो सही आंसर होगा ये बी ऑप्शन होगा, 3:30 का ये दिखाया समय। अब यहाँ पर कुछ दिखाया गया है। 55वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 55वें नंबर का प्रश्न, आप इसको ध्यानपूर्वक से देखिएगा। ये कह रहे हैं दिए गए आरेखों में कौन सा आलेख तरल प्रिज्म दूध के बीच का संबंध को सर्वोच्च रूप से दर्शाता है। यहाँ पर ये दिया गया है, ये देखिए इस प्रकार से ए ये दिया हुआ है 1, 2, 3, ये बी दिया गया है, और ये अगर मैं सी की बात करूं तो सी में दिखाया गया है, ये डी दिया गया है। देखो अगर मैं इसके कोष्टक के अंदर डाल दूं तो आप समझने के लिए इसको समझिएगा। अब यहाँ पर दिखाया गया है 1 और 3, तो ये आपका डी है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों देखिए पहले कह रहे तरल क्या होता है, तरल और साथ ही आपका प्रिज्म दूध के बीच के संबंध को दर्शाना है। देखिए प्रिज्म होगा और साथ ही एक प्रिज्म होगा, दूध और तरल ये रूप में होगा। आपका चौथा वाला क्वेश्चन क्या होगा, सही ऑप्शन डी वाला सही होगा, जिसमें 4 दिखाई गया। अब देखिए 56वें नंबर का प्रश्न कह रहा है। 56वें नंबर के प्रश्न में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या होगी? अब जहां पर गाय पूछा गया है और मुर्गियों का एक समूह पूछा गया है और पैरों की संख्या पूछा गया है। यदि एक गाय में कितने पैर होते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक गाय बना दूं, ठीक है, अगर गाय बना दूं, एक जानवर समझे 4, अगर हम यहाँ पर एक मुर्गी बना दें, ये हैन है तो इसके ये पैर दिखा दिए, पंखे इसके हैं, तो 2 पैर आपके मुर्गी के होंगे और 4 पैर जो पैर होंगे वो आपके गाय के होंगे। अब इसके हिसाब से आप लगा लीजिए। अगर इसका मैं सही आंसर दूं तो जो गायों की संख्या होगी आपकी 7 होगी, तो 7 होगी, तो मतलब आपका बी ऑप्शन इसमें राइट है, बी ऑप्शन आपका सही। अब यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, 57वें नंबर की आकृति है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है दोस्तों। त्रिभुज आपके यहाँ पर आपके जो होंगे, तो अब मेरे अकॉर्डिंग अब यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रश्न में मैं शंका हूं, तो यहाँ पर आपके 32 त्रिभुज यहाँ पर आपके होंगे, ठीक है। अब 58वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। 58वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 58वें नंबर के प्रश्न में तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के मुख दक्षिण की ओर है, एक व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर। देखिए ये हो गया पश्चिम न उत्तर, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं खड़ा हूं, देखते अब मैंने पूरब की तरफ ये अपना मुंह किया हुआ है और वामन दिशा
35 अंश से मुड़ा हुआ है तो इसके पश्चात 180 अंश से दक्षिण मुड़ा है, तब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर दूं तो आंसर इसका है डी, आपके दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ ये इसका क्या होगा, मुंह होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 59 क्वेश्चन के बात करते हैं 59 नंबर के प्रश्न है। 59 प्रश्न की बात करते हैं, मानव नेत्र की किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कार्डिनियर पर होता है, परितारिका पर होता है, या पुतली पर होता है, या दृष्टिपटल पर होता है, तो किस पर होता है, तो कार्नियल पर, इस पर कार्निया पर इसका होता है। प्रश्न 59 का ए ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब 60 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। 60 नंबर का प्रश्न में क्या रहा है, 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। अब इसके आगे कौन सा आएगा ये आपको देखना है। अगर यहां पर देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर 8 दिया है, 7 दिया है, 16 दिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपको बताना है दोस्तों। 9/32 आएगा, या 10/17 आएगा, या 11/32 आएगा, 12/35 आएगा। अगर इसका सही आंसर दूं तो दोस्तों यहां पर आएगा 9/32 आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका 9/32 आएगा। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन ए इसमें राइट है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेट रिलेटेड विदित क्वेश्चनों की बात करते हैं। स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में बात कर देंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन आपको अवश्य आने चाहिए, क्योंकि हम किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, तो हमें अपने राज्य से संबंधित क्वेश्चन तो अवश्य आने ही चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत दफे पढ़ रहे हैं, तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए कि क्या कौन सी चीज है। तो कहने का मतलब है मेरे सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके उत्तराखंड से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, किसी भी परीक्षा को उठा लीजिए तो हर परीक्षा में आपके उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते ही बनते हैं। मैंने आपको डिटेल वर्ड पढ़ाया हुआ है दोस्तों। यदि आप लोगों को निःशुल्क यदि कोचिंग करनी है तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या मैं आपको पीडीएफ तमाम चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। 7055510737 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको निःशुल्क कोचिंग दे दूंगा, जिसमें आपको एक रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको देना पड़ेगा, और जो अगर हम बात करें तो पूरी जो कोचिंग रहेगी वो निःशुल्क रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका जो क्या है, उत्तराखंड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अब रखता हूं। भाग 3 आपके सामने, ये भाग 3 आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों। इससे आप मिला लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये पेपर आया हुआ है। यदि आपने ये नहीं किया है तो फिर हो गया। उत्तराखंड तो आपका 100% अच्छा होना चाहिए था। कई दफे मैंने बताया, देखिए राज्य से संबंधित विधित प्रश्न है। ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लाए, लास्ट और ये सीरीज है। अब देखिए यहां पर क्या रहा है, 61 नंबर का प्रश्न है। भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये प्रश्न है। अगर इस पे आप क्लेम करना चाहोगे, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 1 नंबर से अटक रहा है तो वो कोर्ट में जाकर इसे चैलेंज कर सकता है। ठीक है, अगर किसी का 1 नंबर से अटकता है तो बच्चों इसे आप चैलेंज कर सकते हो। इसमें पूछ रहा है, बहुत से ऐसे प्रश्न इसमें आए हुए हैं जिसे आप चैलेंज कर सकते हो। भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या है। अब इसमें देखिए, इसमें जो दिया गया है ये तमाम चीजें आपको उत्तराखंड से रिलेटेड दिया गया है। और क्योंकि राज्य से क्वेश्चन कर रहे हैं, नंदा देवी अन्नपूर्णा में, ये नंगा पर्वत, या नामांचा बरावा, या मकालू व त्रिशूल, या केदारनाथ और शिवालिक, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा प्रश्न सही है। तो ये तो अगर आप ये भारत की पूछ रहे हैं ना, भारत पूर्व में और पश्चिम में कौन कौन सी आपको ये पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं इसकी बात कहूं तो इसके पश्चिम में अगर बात करूं, भारतीय हिमालय की पूर्व की पश्चिम की अगर बात करूं, पश्चिम में क्या है आपका
अरब सागर है पश्चिम में। देखिए पश्चिम में क्या है आपका अरब सागर है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं पूर्व में, इसमें क्या कर रहा है पूर्व में, पूर्वी की बात में ना, पूर्व की तरफ पूछ रहा है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ पर पर्वत कहां से आ गई, एक तरफ तो आपके पूर्व में महासागर है और बंगाल की खाड़ी है, तो इतना तो तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो इसमें जो प्रश्न दिया गया है इससे देखिए पूर्व में अरब सागर है और मैंने आपको बता दिया पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। अब इसमें कौन सा प्रश्न सही होगा तो मैं ये कह नहीं सकता हूं। अगर 61 नंबर का अगर प्रश्न को अगर मैं पिक करूं तो आपका यहाँ पर जो पूर्व पश्चिम की बात करूं केदारनाथ और शिवालिंग की पर्वत, मुझे लगता है कि इसका डी आंसर होगा। तो इस प्रश्न को आप चैलेंज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब 62 नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है। अब नंदा देवी का जो शिखर है किस जनपद में अंतर्गत स्थित है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक चमोली दिया हुआ है, पौड़ी दिया हुआ है, टिहरी गढ़वाल दिया है, अल्मोड़ा दिया है। देखिए अल्मोड़ा में नहीं है, टिहरी गढ़वाल में भी नहीं है, पौड़ी में भी नहीं है, ये क्या है आपका चमोली में है। कौन सा ए आपका आता है चमोली जनपद में ये स्थित है। अब नंदा देवी शिखर अगर बात करो कितना मिला, यहाँ से चमोली से 32 किलोमीटर की दूरी पर, 32 किलोमीटर की दूरी पर अगर बात करूं समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं नंदा देवी पर्वत श्रृंखला की तो 25,645 फुट की क्या है ऊंचाई पर ये क्या है स्थित है, ठीक है। कितने फुट पर 25,645 फुट की ऊंचाई पर क्या है ये आपका नंदा देवी शिखर ये स्थित है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं 63 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो 63 नंबर के प्रश्न की मैं क्या कह रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को किस प्रकार से रोका जाता है। ऑप्शन दिया है गहन कृषि द्वारा, पशुचारण द्वारा, या ऊपर नीचे खेत करके, या सीढ़ी नुमा खेत करके। दोस्तों अगर इसका राइट आंसर बताऊं तो पहाड़ों में आपने देखा होगा कि हमारे जो भूभाग है, पर्वतीय भूभाग है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्या है पर्वतीय भूभाग है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीढ़ी नुमा जो खेत बने हुए हैं पहाड़ की ये विशेषता है, तो भूस्खलन से कहीं ना कहीं बचाता है। तो इसका जो है सीढ़ी नुमा खेत करके, ठीक है। अब यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न की अगर बात करें तो जो 63 नंबर का प्रश्न है आपका डी सीढ़ी नुमा खेत। अगर 64 नंबर के प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में सम्मिलित है, तो आपने ये डोडी ताल टिहरी में, हरीश ताल चंपावत में, देवरिया ताल दुर्गप्रयाग में, बेनी ताल ये पौड़ी गढ़वाल में, इसको तो आपने करा ही होगा। तो इसका आंसर तो मैं दूंगा नहीं, तो ये बहुत सिंपल सा है, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें अगर बात करूं तो रालम जो इसका डी है, रालम पास दर्रा इसमें ये स्थित नहीं है, ठीक है। अब 66 नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न आपको सम्मिलित करना है। ये प्रश्न आप खुद ही इसको कीजिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, मैं इसको बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि इतना छोटा प्रश्न है कि शर्म आ रही कि इतना अगर छोटा भी प्रश्न आपको नहीं आता तो फिर हो गया, आप किसी चीज की तैयारी मत कीजिए, घर में बैठ जाइए, ठीक है। अब 67 नंबर का प्रश्न है। 67 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। वहां पर एससी की बात आएगी, फिर जनरल की बात आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कितनी सीटें किसको है। देखिए एसटी की अगर बात करूं उत्तराखंड विधानसभा के अंतर्गत एसटी की बात करूं 2 और एससी की यहाँ पर 13 और जनरल की यहाँ पर 56 है। टोटल अगर हम बात करें टोटल सीटों की बात करें तो इसमें कितने है 17 प्लस एक था आपका इंग्लो इंडियन तो 71। अब इंग्लो इंडियन को यहाँ पर से हटा दिया गया है, अब केवल उत्तराखंड में 70 सीटें ही होंगी, इतना ध्यान में रखिएगा। अब निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा पंचायती राज पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जो 33 जो आरक्षण जो था महिलाओं को 33% पहले मिलता था,
उसके बाद जो सीधा उस पर जंप कर दिया गया था, 50% का जो आरक्षण दिया गया था, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था उत्तराखंड का जिसने ये 33 से 50 तक ये आरक्षण पहुंचा दिया? तो दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री था आपका विजय बहुगुणा जी ये थे। बहुगुणा जी ने 50% ये पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण का 33 से 50% कर दिया गया था। अब 69 प्रश्न, अगर देखिए 69 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें क्या है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन से? अब देखिए इसमें सीधा आंसर बताता हूं, ठीक है, ज्यादा घुमाता नहीं हूं इसमें श्री रसेल वेल्टन गार्डनर, इसका ए जो है 69 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब बात करता हूँ 70वें नंबर का प्रश्न की बात करता हूँ। 70वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से पहले उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री। दोस्तों इसको गांठ बांध लीजिए, मेरी बात को अगर आप गांठ बांध लोगे तो आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर बनेगा। देखिए अगर कोई बच्चा एक नंबर से भी रुकता है या 0.20 से रुकता है, 7 ये अगर मैं बात करूं 0.25 या फिर 0.75 से अगर कोई बच्चा रुकता है तो उसके लिए तो ये इस प्रश्न को लेकर आप अध्यासन सूचना आप आयोग को दे दें, और यदि आयोग इस चीज को गलत ठहराता है तो आप कोर्ट के शरण में जा सकते हैं। इसमें पूछा गया है, ठीक है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? इसमें सुरजीत सिंह बरनाला ये तो आपके गवर्नर थे, नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी ये भी पहले मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत ये मुख्यमंत्री नहीं थे। अब जो क्वेश्चन है यहां पर अगर बी जो है नित्यानंद स्वामी की अगर मैं बात करूं तो नित्यानंद स्वामी क्या थे? प्रथम सीएम थे। अगर हम यहाँ पर अगर सी की बात करें, नारायण दत्त तिवारी भी क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री ये सीएम थे। अब यहाँ पर आप इस चीज को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों मैं इतना बता रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री या पहला मुख्यमंत्री। अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो प्रथम मुख्यमंत्री, अगर आप इस चीज को ये कर सकते हो कि उत्तराखंड का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री तो प्रथम क्या था? नारायण दत्त तिवारी थे। अगर जो सीधे जो हेलीकॉप्टर से आए थे, जो जिसमें उत्तराखंड का जो गठन हुआ था उसमें जिसमें जनता द्वारा जो नहीं चुना गया, तो सीधे जो बिना निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे आपके प्रथम नित्यानंद स्वामी थे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाता तब तो आप नारायण दत्त तिवारी को लेते। अब प्रथम कौन प्रथम मुख्यमंत्री, निर्वाचित या वो, इसलिए ध्यान में रखिएगा। इसका प्रश्न दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं अगर कोई 1-2 नंबर से रुकता है तो, ठीक है। अब 71वें नंबर के प्रश्न की बात करता हूं। 71वें नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। अब उत्तराखंड विधानसभा, जब उत्तराखंड का जब विधानसभा पहले दफे जब गठन हुआ था, अब यहाँ पर भी 2 विरोधाभास है। यहाँ पर तो एक ही का नाम दिया है इसलिए बच ही है। देखिए उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर इसमें यशपाल आर्य दिया होता तो वो निर्वाचित क्या थे? अध्यक्ष के रूप में, वो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वो निर्वाचित हुए थे। अब यहाँ पर जिस प्रकार से क्या बोलते हैं नित्यानंद स्वामी थे, उसी समय क्या किसको बनाया गया था? ये प्रकाश पंत जी को क्या कहते हैं, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था। अब यहाँ पर अगर उत्तराखंड के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर तो अजय क्या बोलते हैं यशपाल आर्य का नाम नहीं दिया गया। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर होगा प्रकाश पंत, सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? एज ए राइट होगा, ठीक है। अब उत्तराखंड राज्यसभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी? उत्तराखंड से कितने राज्यसभा के सदस्य जाते हैं? देखिए अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये जो प्रश्न है वो आपके 72वें नंबर का प्रश्न है। अब राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के सभा, अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं लोकसभा। अब लोकसभा की अगर बात, पहले तो यहाँ पर देखिए लोकसभा में केवल 5 यहाँ पर क्या होते हैं सीटें उत्तराखंड को आवंटित है, और राज्यसभा के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर आवंटित हैं, ठीक है। 3 सभा आपके राज्यसभा के लिए हो गए और 5 लोकसभा के लिए हो गई,
ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष है यहाँ पर लागू हुआ था? यहाँ पर 2016 में, 2017 में, 2020 में, 2021 में। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर बताऊं तो 2021 में ये लागू हुआ था। देखिए मैंने कहा था कि 2016, 17 या 20 या 21, तो 21 इसका जो राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी शिखर की ऊंचाई यहाँ पर पूछी गई है। यहाँ पर ये जो दिया गया है 74वें नंबर का प्रश्न है, 74वें नंबर का ये प्रश्न है। अब क्या करता है, पूछा गया है नंदा देवी शिखर की यहाँ पर क्या कहते हैं, ऊंचाई पूछी गई है। अब हमने ऊंचाई पूछी गई है दोस्तों, ऊंचाई को यहाँ पर समझ लीजिएगा। ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है, पहला 7,816 मीटर, या फिर 7,756 मीटर, या सी आपका 7,355 मीटर, या फिर डी 7,120 मीटर। तो दोस्तों इसकी सही ऊंचाई जो है 7,120 मीटर है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी एज ए राइट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं 75वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 75वें नंबर का प्रश्न आप सभी को आता होगा जहां तक मैं समझता हूं। तो 75वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर दिया गया देहरादून, उधमसिंह नगर, चमोली, हरिद्वार। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है सबसे बड़ा यहाँ पर जनपद कौन है उत्तराखंड का। तो दोस्तों देहरादून, उधमसिंह नगर, चमोली। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चमोली सबसे बड़ा जनपद के तौर पे उभर के समक्ष है। देखिए राज्य का अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें, उत्तराखंड राज्य का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राज्य का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आप सभी को पता होगा 53,883 वर्ग किलोमीटर आपका क्या है, ये वर्ग किलोमीटर आपका कुल राज्य का क्या है, आपका क्षेत्रफल है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का क्षेत्रफल उत्तराखंड का क्षेत्रफल से कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल की बात करूं तो भारत का क्षेत्रफल के लगभग उत्तराखंड का कितना है, ये आपको देखने का, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ। 1.69% आपका क्या है, भारत का। ये उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है भारत के दृष्टिकोण से ये इतना 1.69 किलोमीटर हेक्टेयर पर आता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि चमोली जो जनपद है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद के तौर पर उभर करता है। अगर आप सबसे छोटे की, अब छोटा जनपद कौन सा है आपका? छोटा जनपद आपका चंपावत जिला आता है। ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कई दफे पूछा जा सकता है। अब 76वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये 76वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम में कौन से क्रम में आपका हुआ था? देखिए अगर हम उत्तराखंड के निर्माण की बात करें कौन से क्रम का हुआ था, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड क्या आता है, अस्तित्व में कब आया था? 9 नवंबर 2000 को ये आपके अस्तित्व में आया था। अब 28वें राज्य के तौर पर क्या आया था? झारखंड आया था। ठीक है। 28वें रूप में कौन सा है? झारखंड। इससे पूर्व 27वें राज्य के रूप में कौन था? उत्तराखंड था। ये आपको पता होना चाहिए। अब 77वें नंबर का प्रश्न की तरफ बात करते हैं बच्चों। 77वें नंबर का प्रश्न है उत्तराखंड के क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला की स्थापना की गई थी। गढ़वाल, कुमाऊं। देखो ए है कुमाऊं, बी है गढ़वाल, या फिर सी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए भारत का जो पहला जो व्यवसायी अंतरिक्ष स्थिति जल जागरूकता वेधशाला की जो स्थापना की गई थी वो मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था? 77 का। तो ये आपके गढ़वाल मंडल में की गई है दोस्तों। बहुत से बच्चों ने ये वाला दिया होगा कि भैया सी नंबर का जो प्रश्न दिया दोनों दिया होगा, तो बच्चों आपका ये गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा गढ़वाल मंडल में ये स्थित है। अब बात करते हैं 78 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो 78 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तो 78 नंबर का प्रश्न कहता है कि नीति आयोग द्वारा 2022 अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का श्रेष्ठ आंशिक जिला घोषित किया गया था? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 78 की बात कर रहा हूं।
यहाँ पर जो दिया है हरिद्वार दिया है, देहरादून दिया है, नैनीताल दिया है, उत्तरकाशी दिया है। अगर मैं जो आधारभूत आंकड़े जो एनएसओ जो जारी करता है उसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो 2022 में हरिद्वार को जो 112 जिलों के क्रम में, भारत में टोटल 112 जो जिलों को इसको श्रेणी में लिया गया था, तो उसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था हरिद्वार ने क्या करता, पहला स्थान पर ये आया था। ठीक है, अब बात करते हैं 79 नंबर के प्रश्न के लिए। अब 79 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, इसकी तरफ भी देखते हैं। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बिपिन चंद्र रावत का पूरा नाम क्या है। देखिए, बिपिन लक्ष्मण रावत सिंह रावत इनका पूरा नाम है। ये अभी बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होगा। तो अगर इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, इनकी जन्म की तिथि अगर पूछे तो 16 मार्च 1958 में तो इनका जन्म हुआ था। किस जनपद में हुआ था, इसमें पूछा गया किस जनपद में, पौड़ी, टेहरी, अल्मोड़ा, उपरोक्त में से कोई, तो इसका ऑप्शन ए होगा, ये पौड़ी जनपद में इनका क्या होता है, जन्म हुआ था। अब यहाँ बात करते हैं 80 नंबर के प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, किसे सम्मानित। देखिए, उत्तराखंड में 3 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर नैन्सी नेगी है, मीना राणा है, बी से सावंत है, ये रेखा धनियाल उनियान है, ये तमाम है। तो दोस्तों इसमें से जो है अगर मैं बात कहूं तो जो नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए जो सम्मानित किया गया है, अपनी तरफ से बता रहा हूं, मैं इसको कंफर्म नहीं हूं, ये ऑप्शन सी, इसमें आपके बी के सावंत है, इसमें सामंत है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखिए, अब 81 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 81 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 और 22 की बात कर रहे हैं। तो इसमें उत्तराखंड को कौन से स्थान मिला था। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उत्तराखंड को जो 5वां, 11वां, 19वां या 7वां, तो यहाँ पर आपके उत्तराखंड को 7वां सूचकांक में 7वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने ये क्वेश्चन को समझाया भी था, आपको अगर याद हो तो। दोस्तों उत्तराखंड में आईटी पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी, ये 82 नंबर का प्रश्न है। ये 82 नंबर का प्रश्न है कि आईटी पार्क की स्थापना की बात करें, ये कहाँ हुई थी। देखिए, यहाँ पर दिया है हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल। तो दोस्तों अगर मैं इसका सही आंसर दूं तो सी आपका यहाँ पर दून में ये हुआ था। अब दून में ये 2 जगह स्थापित हुआ था, 2 स्थानों पर इसको स्थापित किया गया था। किसको, आईटी पार्क को स्थापित किया गया था। आप एक तो अगर मैं बात करूं जो सर्वे चौक है, जो सर्वे ऑफ इंडिया, ये सर्वे चौक है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है, पहला। अगर दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका ये आईटी पार्क है ना, पार्क सशस्त्र धारा जो रोड है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब 83 नंबर का प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 को संख्या क्या थी। अब कौन सा प्रश्न है ये, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक। आपने ये प्रश्न गलत किया होगा, मुझे 100% पता है। जिस बच्चे ने सही किया तो ठीक है। 31 मार्च 2021 की बात कर रहा हूं। तो इसमें सर्वाधिक संख्या किसकी है बताना है आपको। देखिए, इसमें हरिद्वार की, अल्मोड़ा की, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सी, आपके यूएस नगर की है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, जब प्रदेश में ना हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत जो संचालन हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, 31 मार्च, इसमें यहाँ पर लिखा 31 मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 की बात कर रहा हूँ, इतना ध्यान में रखिएगा। तो इस समय उत्तराखंड सरकार ने एक सर्वे किया था। तो सर्वे में क्या हुआ था, 11,096 परिवारों को इसमें हस्तकरघा उद्योग से इसमें जोड़ा गया था। अब इसमें जो सर्वाधिक रूप में से, जैसे हरिद्वार हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया,
उधम सिंह। इन 4 जनपदों में से सर्वाधिक रूप में किस जनपद का पार्टिसिपेट इसमें सर्वाधिक रूप में जो स्ट्रेंथ रही, जो लोगों ने हथकरघा उद्योग में अपना पंजीकरण कराया था, वो आपके उधम सिंह नगर था। इसमें इन्होंने 8,700 देखिए 8,000 यहाँ पर 174 चीज की ना, यहाँ पर देखिए 8,000 की स्ट्रेंथ पे यहाँ पर लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया और 700 कहने का मतलब है 7,174 पर्यायों का यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर पंजीकरण हुआ था। ये जो पहले स्थान पर जो रहा, कहने का मतलब है हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत जो सर्वाधिक पर्यायों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 8,000 से ऊपर, ये जो प्रयोग हुआ था उधम सिंह नगर में ये किया गया था। अब 84 नंबर का प्रश्न अगर देखें, 84 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 84 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए 84 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? किस जिले में सबसे लिंगानुपात कम है? अब हम कम की बात कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, सबसे अधिक की तो बात भी तो करेंगे ना, उसको भी तो देखिए। अब देखिए आप दिमाग में ये दौड़ा है, ये सबसे ज्यादा कहां थी, सबसे कम कहां थी। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपका अल्मोड़ा दिया है, देहरादून दिया है, बागेश्वर दिया है, हरिद्वार दिया है। अगर मैं सबसे अधिक की बात करूं, पहले देख लीजिए अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। अल्मोड़ा में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है, 1139। और उसके बाद हरिद्वार आता है, हरिद्वार में कितना है भैया, 880। 1,000 पुरुषों पर बालिकाओं की संख्या अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद में तो 1139 लड़कियां हैं, और हरिद्वार में 1,000 बच्चों पर 1,000 लड़कों पर 880 क्या है लड़कियां मौजूद हैं। ठीक है, ये से लिंगानुपात का था। अब निम्न में से उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता ही होगा कि इंद्रमणि बधौनी जी को कहा जाता है। 88 नंबर का प्रश्न है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? दुगड़ा, श्रीनगर या जयहारी खाल या लैंसडाउन? दोस्तों तो इसका जो मैं अगर मैं कहूँ, जो अगर मैं इसका जो ऑप्शन मैं पिक कर रहा हूँ, मैं इसमें श्योरली नहीं हूँ, मगर दुगड़ा को मैं इसमें पिक करूंगा, उत्तरकाशी के अंतर्गत जो आता है। और 89 नंबर का जो प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है कौन सा है? दुगड़ा है या जुगड़ू है या दोड़ी या सिंतोली न्योरी? यह है तो आपका इसका आंसर है बी गुजड़ू। ये क्या है आपका सही आंसर है। 89 नंबर का जो राइट आंसर है आपका बी दूर। और डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित? कृषि आंशिक से अशांति से है, ब्रिटिश शासन के विरोध में है, शिल्पकारों से है, क्रांति आंदोलन से। तो शिल्पकारों के आंदोलन से है कि जिसमें जनरल के या अन्य समाज के लोग पता नहीं डोली में तो बड़े अपने आप को डोली में बैठते थे, और जो एससी समुदाय थे उनको डोली में बैठने नहीं देते थे। तो इन्होंने ये डोलापाल के आंदोलन से संबंधित आंदोलन किया था। तो तब से एससी कम्युनिटी को भी डोली का अधिकार ये दिया गया। पता नहीं ऐसी मानसिकता लोग क्यों रखते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आती। एक लकड़ी की डोली में बैठने में पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाती है इन लोगों को। तो समय की बात है। अब 91 नंबर का प्रश्न की बात करो, 1857 के विरोध में प्रतिफंड के समय में कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? आपकी अगर मैं सही बता दूं तो इसका राइट आंसर बता दूं तो सर हेनरी रैमजे, ये आपके उत्तराखंड के कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर थे। और 92 नंबर का प्रश्न है, मोतरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब किस स्थान पर 1907 में 1907 की बात कर रहे हैं तो 1907 में गढ़वाल मृदंग मंडल की स्थापना की थी? देहरादून, मेरठ, दिल्ली या लखनऊ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका 92 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर होगा उसका डी होगा, लखनऊ होगा। अब 93 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? हरि वल्लभ पंत जाता है, गोविंद वल्लभ पंत, बुद्धि वल्लभ पंत को जाता है या बद्रीदत्त पांडे? मैंने ये वाला टॉपिक तो आपको बेहतरीन तरीके से समझाया था। तो अगर आपने गलत क्वेश्चन करके आए हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, या आप अपने आप को छल रहे थे या अपने माँ बाप को छल रहे थे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो क्या बुद्धि वल्लभ पंत जी थे? ऑप्शन सी नंबर इसका था। देखिए 94 नंबर का प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं, कुमाऊं केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको तो करके आए होंगे आप। मैं समझता हूं कि आपने क्वेश्चन किए होंगे। देखिए गोविंद वल्लभ पंत, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या
मुकुंदलाल है या बद्रीधर पांडे? ऑब्वियसली क्या है, बद्रीधर पांडे, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर दिखाया गया है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में दुगड़ा आए ये थे। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका सही आंसर दूं तो दुगड़ा की अगर मैं बात करूं तो ये दुगड़ा जो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 1932 में भी आए थे, 1933 में भी आए थे, 1934 में भी आए थे। कुछ समय ये यहाँ रहे। और 1906 की अगर मैं बात करूं तो 1906 में प्रथम बार ये देहरादून में आए। नेहरू जी ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी है का अधिकांश अंश उन्होंने यहाँ उत्तराखंड में ही लिखे हैं। और 1941 में यहाँ पर ये जेल में भी रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसका देखिए 1930, 32, 36 या 29 या ये दिया गया है, तो अगर इसका मैं ऑप्शन पिक करूं तो 36 का मैं ऑप्शन पिक करूंगा, इसको सी ऑप्शन इसका पिक करूंगा। आई होप ये सही हुआ। तो देखिए अब यहाँ पर आता है 96 नंबर का। सविनय विनय अविज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराने वाले निम्नों में से कौन नहीं थे? अगर बात करूं जो अल्मोड़ा नगर पालिका में जो क्या बोलते हैं यहाँ पर जो स्वतंत्र भारत का जो झंडा फहराने की जो बात कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं मंगला देवी या हेमवती देवी या रेवती देवी या जीवंती देवी, तो इसमें से मुझे थोड़ा डाउट है, तो इसका मैं कह नहीं सकता हूँ। फिर भी अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर पिक करूंगा तो जीवंती देवी को ये यहाँ पर मैं पिक करूंगा कि ये इसमें जो इसमें नहीं थी, इसमें कौन नहीं थी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मंगला देवी इसमें नहीं थी, तो ऑप्शन ए को मैं पिक करूंगा। आप इसको परीक्षावाणी में देख लें, अन्य में देख लीजिएगा या नेट में देख लीजिएगा कि क्या सही है। अब गंगा का निर्माण किन दो नदियों के संगम में होता है? आपको मैंने गंगा का तंत्र पढ़ाया हुआ था, तो ऑप्शन ए है भागीरथी और अलकनंदा के देव प्रयाग में होता है, भागीरथी और अलकनंदा कर्ण प्रयाग में होता है, भागीरथी अलकनंदा गोमती में होता है, अलकनंदा भागीरथी, ये तमाम चीजें। तो ऑप्शन ए भागीरथी अलकनंदा देव प्रयाग में क्या होता है, गंगा का निर्माण यहाँ पर से होता है। श्री बद्रीनाथ निम्न में ऐसे किस नदी के किनारे है? गंगा, भागीरथी, अलकनंदा या डंगक? ये तो अगर बात करूं दोस्तों तो 98 नंबर का प्रश्न है, अलकनंदा पे इसका क्या होता है, ये किनारे स्थित है। अब बागेश्वर किसके निकट है? तो आप सभी को पता होगा, काली ये गंगा यमुना है, काली या सरयू गोमती की नदी, तो सरयू गोमती की नदी पर क्या है, बागेश्वर स्थित है। अब इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की अगर बात करूं, निम्न में ऐसे किसने गढ़वाल का दिव्यांग विभूतियां यह पुस्तक की रचना की थी? बद्रीधर पांडे, गंगादत्त उप्रेती या भक्त दर्शन या चंद्र सिंह गढ़वाली? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये भक्त सिंह, ये क्या कहते हैं, भक्त दर्शन है। तो भक्त दर्शन जी ने ये तमाम चीजें की गई थी, ये आपको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये जो पेपर मैंने जो सॉल्व किया आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो बताया गया पेपर सॉल्व कराया है तो आपके लिए कहीं ना हेल्पफुल है, जो अभ्यर्थी ये लगता है कि यार मैं क्या बोलते हैं इस बार मेरा नहीं हो पाया, तो निराश ना हो। और यही है ना कि जीवन के लिए, जीवन तो संघर्ष का है, संघर्ष करते रहिएगा, आज नहीं तो कल मंजिल अवश्य मिलेगी। अपनी जो मेहनत है उसे जायज ना होने दे, दिन रात एक कर दीजिए। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा बन गया है तो भगवान भी तुमको रोक नहीं सकते, इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर एक छोटी सी पंक्ति आपको मैं कह दूं, जीवन के लिए, पहले भी बोली थी अभी भी बोल रहा हूं, जीवन के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी होती हैं, सफलता का आनंद इसके बिना बिल्कुल भी नहीं उठाइए। जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी तब तक आप क्या करोगे, बिना सोचे समझे चलोगे। जब आपको ठोकर लग जाएगी तो समझ के चलोगे। तो आई होप आप लोगों को ये पेपर समझ में आया होगा कि कितने नंबर आपके आए हैं। तो आप अपने नंबरों को जोड़कर कमेंट सेक्शन में दें, और मैं इसके बाद आपको एक प्रत्यक्ष तौर पर वीडियो जारी करूंगा कि इसकी मेरिट लिस्ट कितनी जा सकती है, कितने बच्चे मुझे अपना नंबर भेजेंगे तो उसके आधार पर मैं मेरिट लिस्ट जारी करूंगा, क्या आप लोगों का नंबर आ सकता है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करें कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए नहीं, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।